शेखर ने यतीन की 3 तलवार के वारों को रोकने की पूरी कोशिश की। बूम बूम बूम। पहला हमले रोकने के बाद शेखर का पूरा शरीर सदमे में आ गया। दूसरे हमले को रोकने के बाद उसे 5 कदम पीछे हटना पड़ा। तीसरे हमले को रोकने के बाद वह 1 दर्जन मीटर पीछे हट गया और मुकाबले के मैदान से नीचे आ गया। वह हार गया था। रैंक 9 की साधना के साथ शेखर को यतीन ने 3 चालों में हरा दिया। स्कत्सी सूर्य संप्रदाय की दहाड़ की ज्वाला तलवार शैली अपनी प्रतिष्ठा की हकदार है। ये बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह सभी प्रकार के मध्यम रैंक 2 तलवारबाजी में शीर्ष तकनीक है। चूंकि यतीन इतना शक्तिशाली है, मुझे लगता है कि निखिल और सिया उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यतीन की क्षमता ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि वह अपनी तलवार का उपयोग किए बिना भी शेखर को हरा सकता था। यशवर्धन पूरी तरह मुस्कुरा रहा था और बहुत खुश लग रहा था। शेखर, तुम बहुत शक्तिशाली हो कि तुम मेरे 3 वार झेलने में सक्षम हो। यतीन ने सिया और निखिल को गर्व से देखा, जो लड़ाई के मैदान के पास खड़े थे। उनकी आंखों में लड़ाई की इच्छा थी। यतीन जीत गया है। अब नंबर 5 का मुकाबला नंबर 6 से होगा। मध्यम आयु के एल्डर ने घोषणा की। अब दक्ष की बारी थी। उसका प्रतिद्वंदी रोहन था, जो चौहान परिवार का शिष्य था। रैंक 7 की साधना वाला एक बेकार का टुकड़ा भी शीर्ष 3 में से एक बनना चाहता है। रोहन ने ठहाके लगाते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं तुम्हें रिंग से बाहर निकलने के लिए 30 सेकंड का समय देता हूँ। उसके शब्द घमंडी, तेज और अत्यंत अहंकारी थे, मानो दक्ष का उसके लिए कोई मतलब ही ना हो। दक्ष हंसा और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? रोहन ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या तुम सचमुच मुझसे लड़ना चाहते हो? आपने शीर्ष रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र में एक तुच्छ साधना के साथ इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे परिवार के सभी लोग वास्तव में बहुत घमंडी हैं। दक्ष ने व्यंग्य किया। एक नीच साधना। रोहन दंग रह गया, लेकिन फिर उसने लाल आंखों से कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास कितना अज्ञानी है। अब जब 30 सेकंड बीत चुके हैं, तो तुम्हारे पास हार मानने का कोई मौका नहीं है। अपने शरीर से एक प्रचंड आभा फूटने के साथ रोहन थोड़ा झुका और धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया, जिससे उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो गई। फिर वह अचानक चीते की तरह उछला, ऊंची छलांग लगाई और फिर हिंसक तरीके से अपना पैर नीचे गिराया। पहाड़ हिलाने वाली पैर तकनीक। एक किक से पहाड़ हिलाना। तेज गति और शक्ति के कारण उसका पैर पहाड़ के समान भारी हो गया और भय। हवा चलने लगी। हवा से दक्ष के कपड़े उड़ रहे थे, लेकिन वह पूरी तरह स्थिर खड़ा था। जल्द ही मजबूत पैर ने उस पर हमला कर दिया। अरे नहीं! हालांकि रोहन का दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसने केवल एक छाया पर हमला किया था। शक्तिशाली, लेकिन तुम बहुत धीमे हो, दक्ष ने उसके पीछे से कहा और उसी समय अपनी मुट्ठी घुमाई। बिना कुछ सोचे समझे रोहन ने जैसे ही जमीन को छुआ, अपना पैर वापस बाहर खींच लिया। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ मुट्ठी की शक्ति और लात का बल दोनों नष्ट हो गए। रोहन को 5 कदम पीछे हटना पड़ा और वह हैरान हो गया। आसपास के लोग ये जानकर काफी हैरान थे कि दक्ष ने वास्तव में रोहन को पीछे हटा दिया था। दक्ष इतना शक्तिशाली कैसे है? रोहन की साधना शिखर रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र पर है। हर कोई हैरान था। हालांकि दक्ष पहले ऐसे मार्शल विशेषज्ञ से लड़ सकता था जिसकी साधना उससे ज्यादा थी, लेकिन उस समय उसकी साधना सिर्फ रैंक 5 थी। जैसे जैसे साधना का रैंक बढ़ता गया, हर रैंक के बीच का अंतर बड़ा होता गया। इसलिए उच्च रैंक के मार्शल विशेषज्ञ से लड़ना ज्यादा मुश्किल होता गया। क्या दक्ष में ऐसी कोई विशेष प्रतिभा है? वह अभी भी उच्च रैंक के मार्शल विशेषज्ञ से कैसे लड़ सकता है? हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा दक्ष की तलवारबाजी उत्कृष्ट थी, लेकिन वह अपनी तलवार का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। ये संभव नहीं होना चाहिए। रोहन ने उदास भाव से दहाड़ते हुए कहा, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो?
ये हास्यास्पद है। क्या तुम सोचते हो कि हर कोई तुमसे कमजोर है? क्या तुम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई ऐसा भी है जो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है? दक्ष बिल्कुल अवाक रह गया। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो, रोहन चिल्लाया और अपनी बाहें फैलाकर फिर से दक्ष की ओर दौड़ा, जैसे कोई बड़ा बाज अपने पंख फैला रहा हो और उसके शक्तिशाली पैर बाहर निकल रहे हों। लगातार किक, फट पाट, फट पाट, फट पाट। असंख्य पैरों की परछाइयां लुढ़कते पहाड़ों या गरजती लहरों की तरह हिल रही थीं, और पैरों की भयंकर शक्ति हवा में उड़ रही थी। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। दक्ष ने अपनी मुट्ठियों में 30% शक्ति का इस्तेमाल किया। उसकी अंतहीन मुट्ठी की ताकत एक बहती नदी की तरह थी। आकाश को अस्पष्ट करने वाली पैरों की परछाइयां तुरंत टूट गईं। दक्ष ने तेजी से अराजकता के बीच से निकलकर रोहन के पैर के तलवे पर मुक्का मारा। फ्लॉप। रोहन का शरीर उछलकर रिंग के बाहर जा गिरा। दक्ष पलटा और मंच से चला गया। हाँ, अच्छा कदम। वीरेंद्र बहुत खुश थे। वीरेंद्र के पीछे खड़ी खुशबू को भी दक्ष के लिए खुशी महसूस हुई और वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। यशवर्धन बहुत परेशान लग रहा था, लेकिन अपने बेटे की ओर देखने के बाद वह शांत हो गया। रोहन को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर दक्ष ने यतीन से लड़ाई की होती, तो वह निश्चित रूप से हार जाता। दक्ष जीत गया। मध्यम आयु के एल्डर ने घोषणा की। निखिल, तुम अपनी इच्छा अनुसार प्रतिद्वंद्वी चुन सकते हो। यदि तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देते हो, तो तुम उसकी जगह ले लोगे और शीर्ष 3 में से एक बन जाओगे। निखिल 7वें नंबर का प्रतियोगी था। वह मुकाबले के मैदान में उतरा और अन्य प्रतियोगियों पर नजर डाली। वहां केवल 3 लोग थे, अर्थात सिया, दक्ष, यतीन। सिया, चलो लड़ें। एक क्षण सोचने के बाद निखिल ने सिया को चुना। चूंकि यतीन बहुत शक्तिशाली था, इसलिए निखिल ने उसे अंत में छोड़ने का फैसला किया। जहां तक दक्ष का प्रश्न है, वह उसे चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं था। हाँ, निखिल ने सिया को चुना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, उनमें से एक निश्चित रूप से बाहर हो जाएगा। लेकिन दक्ष निश्चित रूप से शीर्ष 3 में से एक होगा। दक्ष बहुत भाग्यशाली है कि वह रैंक 9 पर एक मार्शल विशेषज्ञ से लड़ने से बच गया और सीधे शीर्ष 3 में प्रवेश कर गया। ये सही है। रैंक 9 पर एक मार्शल विशेषज्ञ, शेखर, को बाहर कर दिया गया है, जबकि दक्ष अप्रत्याशित रूप से अंत तक बना रहा। हर कोई दक्ष की किस्मत से ईर्ष्या कर रहा था। सिया ने नीले रंग के कपड़े पहने थे, जिससे उसका पतला शरीर दिख रहा था। एक कदम आगे बढ़ते हुए वह लड़ाई के मैदान में आई। निखिल, मैं इस लड़ाई का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, वो मुस्कुराई। मैं भी, निखिल ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर चलो लड़ते हैं। निखिल के ऐसा कहने के बाद उसके पीछे एक पीली रोशनी चमकी और एक पत्थर की छाया निकली। पत्थर मार्शल सोल। निखिल की मार्शल सोल रैंक 4 मार्शल सोल पर थी और 4 प्रभा मंडलों के साथ चमक रहा था। सनवुड सिटी में जूनियर पीढ़ी के बीच रैंक 4 मार्शल सोल दुर्लभ थी, और मोहित एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास रैंक 5 मार्शल सोल था। सिया का सामना करते हुए निखिल ने कोई जोखिम नहीं लिया और सीधे अपनी मार्शल सोल को सक्रिय कर लिया। मार्शल सोल की शक्ति मार्शल विशेषज्ञ की क्षमताओं को बहुत बढ़ा सकती है। मार्शल सोल का रैंक जितना ऊंचा होगा, उतनी ही ताकत बढ़ेगी। सिया ने अपनी मार्शल सोल भी सक्रिय की, जो एक लंबी काली तलवार थी, तेज और ठंडी। ये भी रैंक 4 मार्शल सोल में थी। जल संघनन तलवारबाजी। लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली। सिया ने पहले हमला किया। जब लंबी तलवार लहरा रही थी, हवा में मौजूद जलवाष्प अचानक पानी की तेज बूंदों में संघनित हो गई। वे तलवार की चमक से अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गईं। ये चाल मेरे खिलाफ बेकार है, निखिल ने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा उससे निकल रही थी। उसी समय उसकी मार्शल सोल की छाया ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। जैसे ही तलवार की चमक निखिल के शरीर से टकराई, वह तुरंत नष्ट हो गई।
पत्थर मार्शल सोल की रक्षा बहुत मजबूत थी। निखिल की पत्थर मार्शल सोल ने उसे अत्यंत मजबूत रक्षा प्रदान की। उससे कमजोर कोई भी उसकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सकता था। सिया हल्के से मुस्कुराई। उसका हमला केवल उसकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए था और उसने स्पष्ट रूप से सिर्फ एक हमले में उसकी रक्षा को तोड़ने की उम्मीद नहीं की थी। वूश! सिया ने फिर से तेजी से हमला किया। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई, जिससे तलवार की चमक की एक पतली और तेज किरण निकली। पलक झपकते ही वह निखिल के ठीक सामने थी। अच्छा हमला! गोल्ड स्टोन मुट्ठी! निखिल चिल्लाया। चकमा देने के बजाय वह आगे बढ़ा और अपनी गोल्ड स्टोन मुट्ठी से तलवार की चमक को नष्ट कर दिया। वह लगातार मुक्के चलाता रहा। बूम बूम बूम! उसकी मुट्ठी का बल बार बार उसकी तलवार ऊर्जा से टकराया, जिससे एक विस्फोटक बवंडर पैदा हो गया। वे एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। 10 चालें, 50 चालें, 100 चालें। दोनों के बीच 100 चालें चलने के बाद भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला। वाह, कितना शक्तिशाली! ये दो शक्तिशाली और अच्छी तरह से मेल खाने वाले मार्शल विशेषज्ञों के बीच एक वास्तविक प्रतियोगिता है। उनके बीच विजेता का फैसला करने में बहुत समय लगेगा। वे दोनों चैंपियन बनने के हकदार हैं। सभी दर्शक रोमांचक प्रतियोगिता को देखकर उत्साहित थे। निखिल हारने वाला है, दक्ष ने सोचा और अपना सिर हिलाया। दर्शकों के विपरीत, उसका मानना था कि निखिल अगले 20 चालों में ही हार जाएगा। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, सिया ने अधिक उत्साह और जोश के साथ लड़ाई लड़ी। दूसरी ओर, निखिल ने उसके हमलों को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा पर अधिकाधिक भरोसा किया। हालांकि उसकी रक्षा मजबूत थी, फिर भी उसकी तलवार उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। आश्चर्य की बात नहीं कि 10 चालों के बाद निखिल की ताकत कम होने लगी। जल्द ही उसके शरीर पर कई घाव हो गए। निखिल, तुम हार गए हो! सिया चिल्लाई। एक तेज और आश्चर्यजनक तलवार की किरण हवा को चीरती हुई आई। उसने अपनी तलवार निखिल के कंधे में घोंप दी। उफ! निखिल के होठों से एक दबी हुई कराह निकली और उसे लगातार पीछे धकेला गया। उसकी लंबी तलवार ने उसके कंधे पर एक बड़ा छेद कर दिया था, जिससे खून बह रहा था। भीड़ चुप थी। अंत में निखिल फिर भी सिया से हार गया। सिया, मैं एक दिन तुम्हें जरूर हरा दूंगा। निखिल थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। जरूर। निखिल के लड़ाई के रिंग से चले जाने के बाद सिया ने अपने अन्य प्रतिद्वंदियों की ओर देखी। उसने दक्ष को ठंडी निगाहों से देखी और फिर यतीन को वासना से भरी आंखों से घूरते हुए कहा, यतीन, चलो समय बर्बाद नहीं करते। यहाँ आओ और मुझसे लड़ो। चलो साबित करते हैं कि सनवुड सिटी में सबसे शक्तिशाली कौन है। निखिल को हराने के बाद वह यतीन को चुनौती देने में पूरी तरह आश्वस्त महसूस करने लगी। यदि वह उसे हरा देती, तो वह चैंपियन बन जाती। जहां तक दक्ष का सवाल है, उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि उसने उसके छोटे भाई को घायल कर दिया था। यतीन के साथ लड़ाई के बाद वह उसे इसकी सजा देने का इरादा रखती थी। हाँ, सिया, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुम्हारे आराम करने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस पाने के बाद हम लड़ेंगे। यतीन हंसा। उसने अपनी आंखों में हत्या के इरादे से दक्ष को देखा। दक्ष, अब हमारी बारी है। दक्ष ने व्यंग्य किया और रिंग में प्रवेश करने ही वाला था कि सिया ने आपत्ति जताई। यतीन, मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है। उसने एक औषधीय गोली निगल ली और कहा, चलो बकवास बंद करो और लड़ो। यतीन का चेहरा काला पड़ गया। बहुत अच्छा, सिया, चूंकि तुम इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फिर वह लड़ाई के रिंग में उतरा। इस बार उसने अपनी पीठ पर एक प्राचीन लंबी काली तलवार रखी थी। झनकार! यतीन ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसकी आभा तेजी से बढ़ी। सिया, देखती हैं कि क्या अधिक शक्तिशाली है। क्या ये तुम्हारी जल संघनन तलवारबाजी होगी या मेरी दहाड़ती लो तलवार तकनीक? आसमान में गरजती हुई ज्वाला। यतीन आगे बढ़ा।
उसने अपनी लंबी तलवार सिया पर घुमाई। उसकी चाकू की चमक से आकाश आग की वर्षा की तरह लाल हो गया। स्विश, स्विश, स्विश। सिया ने अपनी लंबी तलवार को निकाला और यतीन की तलवार की चमक को लाखों टुकड़ों में नष्ट कर दिया। गरजती ज्वाला। एक असफल प्रयास के बाद यतीन ने फिर से हमला किया। उसकी तलवार की चमक आसपास की हवा को जलती हुई ज्वाला की तरह झुलसा रही थी। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। तलवार की चमक आगे बढ़ी, जिससे जलती हुई हवा में चटचटाहट होने लगी। सिया शांत रही और उसने अपनी लंबी तलवार को कई बार चलाया और तलवार की चमक को नष्ट करने में कामयाब रही। हाँ, हाँ, ये तो मजेदार है। मेरी तरफ से 3 और चालें। यतीन अब सिया के ठीक सामने खड़ा था। जोर से चिल्लाते हुए उसने अपनी तलवार को 3 बार घुमाया और उसे बिना रुके तेजी से उस पर हमला किया। कीट, गर्जन ज्वाला, ट्रिपल कट। यतीन के हमले अत्यंत भयंकर थे और बिना रुके जारी रहे। हालांकि सिया एक लड़की थी, फिर भी वह अपनी तलवार को यतीन जितनी ही तेजी और बल से चलाती थी। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। पलक झपकते ही उसने यतीन की तलवार की चमक को रोक दिया। यहाँ 5 और वार आए। यतीन बेपरवाह हो गया। उसकी लंबी तलवार एक जंगली घोड़े की तरह पागलों की तरह वार कर रही थी, जिससे लाल तलवार की चमक हर जगह उड़ रही थी। डिंग, डिंग, डिंग। एक क्षण में ही तलवार की चमक और तलवार की चमक ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जिससे भीड़ में दोनों मार्शल विशेषज्ञ अदृश्य हो गए। फट, फट। कुछ क्षण बाद दोनों आकृतियां पीछे की ओर हट गईं और एक दूसरे से 1 दर्जन मीटर की दूरी पर खड़ी हो गईं। उन्होंने अखाड़े को नष्ट कर दिया था तथा उस पर तलवार और तलवारों के निशान छोड़ दिए थे। भीड़ की नजरें उन पर टिकी थीं कि कौन जीता है। पफ, पट। सिया का शरीर कांप उठा और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या सिया हार गई है? सिया, तुम हार गई हो। यतीन ने अहंकार से मुस्कुराया और एक जबरदस्त आभा उत्सर्जित की। सिया ने अपने दांतों को कसकर पीसते हुए कहा, यतीन, तुम वास्तव में शक्तिशाली हो और सनवुड सिटी में अवर लोगों के बीच नंबर 1 मार्शल विशेषज्ञ की उपाधि के योग्य हैं। इसके बाद वो लड़ाई के मैदान से बाहर निकल गई। हाँ, 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 हाँ। अचानक दर्शकों के स्टैंड पर जोरदार ठहाके गूंज उठे। यशवर्धन मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। यतीन, पहले स्थान जीतने पर बधाई। ये तुम्हारी ताकत और सम्मान का प्रमाण है। मुझे तुम पर गर्व है। यशवर्धन को बहुत खुशी हुई और वह आत्मसंतुष्ट होकर चारों ओर देखने लगा। स्वाभाविक रूप से वह अपने बेटे की जीत पर गर्व महसूस कर रहा था। बधाई हो, मुखिया। मुखिया, आपने एक प्रतिभाशाली बेटे का पालन पोषण किया है। आपका बेटा प्रतिभाशाली है। बधाई हो, मुखिया। बधाई हो। दर्शक दीर्घा के नीचे खड़े कुछ आम लोगों ने खड़े होकर यशवर्धन को बधाई दी। मैं ये घोषणा करता हूँ कि यतीन इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का चैंपियन है। मध्यम आयु के एल्डर ने ऊंची आवाज में घोषणा की। हाँ, हाँ। यतीन मुस्कुराया और बहुत उत्साहित महसूस किया। क्या? दक्ष ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, यतीन चैंपियन कैसे है? मैंने अभी तक प्रतिस्पर्धा नहीं की है। अहम। दक्ष ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया। ये 3 चैंपियन कैसे हैं? क्या आप मजाक कर रहे हो? दक्ष ने मध्यम आयु के एल्डर को देखा और शांति से कहा, मुझे अभी प्रतिस्पर्धा करनी है। दक्ष के शब्दों ने सभी को चुप कर दिया। लोगों को पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दी। सभी लोग उत्सुकता से दक्ष को देख रहे थे। क्या वह वास्तव में यतीन से लड़ना चाहता है? क्या उसे लगता है कि वो उसे हरा सकता है? दक्ष, लड़ाई का क्या मतलब होगा? मध्यम आयु के एल्डर का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, यतीन निश्चित रूप से चैंपियन है। उसके साथ तुम्हारी लड़ाई निरर्थक होगी। ओह, लेकिन आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि हमारी लड़ाई से पहले यतीन चैंपियन है? दक्ष ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार अंतिम रैंकिंग तय करने के लिए शीर्ष 3 में से प्रत्येक को अन्य 2 के साथ मुकाबला करना होगा। 3 मुकाबले होने चाहिए थे,
लेकिन केवल यतीन और सिया के बीच मुकाबला हुआ था। वे कैसे घोषणा कर सकते थे कि वह चैंपियन था? कितना हास्यास्पद है। भीड़ दक्ष के आत्मविश्वास से हैरान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह वास्तव में यतीन से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। मध्यम आयु के एल्डर सुपरवाइजर, मुझे फाइनल में उससे लड़ना चाहिए। चूंकि वह लड़ना चाहता है, इसलिए मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। यतीन मुस्कुराया। वह दक्ष की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे डर है कि तुम तुरंत हार मान लोगे। चिंता मत करो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, दक्ष ने कहा। यतीन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। दक्ष के शब्द बिल्कुल वही थे जो वह सुनना चाहता था। यदि दक्ष ने हार नहीं मानी, तो यतीन हमला कर सकता था और बिना किसी दोष के उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। हालांकि, क्या होगा अगर तुम ही हार मान लो? दक्ष ने यतीन को मासूमियत से देखते हुए पूछा, जैसे कि वह उसके इरादों को नहीं जानता था। यतीन पहले तो हैरान रह गया, और फिर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मैं हार मान लूंगा। हाँ हाँ, ये सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने कभी सुना है। ठीक है, तो चलो लड़ते हैं। दक्ष ने लड़ाई के रिंग में कदम रखा और यतीन को देखा। दक्ष बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है। बिल्कुल, रोहन को पीटने से वह जरूर घमंडी हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि वह यतीन से 3 चालें भी ले सकता है। कोई भी दक्ष के बारे में अच्छा नहीं सोचता था, या यह नहीं मानता था कि वह यतीन के बराबर प्रतिद्वंदी था। दर्शक दीर्घा में बैठे वीरेंद्र के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। हालांकि दक्ष ने बार बार उनकी उम्मीदों को पार किया था, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि दक्ष में यतीन को हराने की ताकत है। खुशबू शायद मार्शल मैदान में एकमात्र ऐसी थी जिसे दक्ष पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वह उससे आंख मूंद कर प्यार करती थी। लड़ाई के मैदान में दक्ष ने अपनी लंबी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और उसकी आभा तुरंत बदल गई। उसे तेज और चमकदार ऊर्जा फैल गई। उसकी आंखें एक भेदी तलवार की तरह तेज थीं। यतीन दक्ष की शक्ति से थोड़ा चौंक गया, लेकिन केवल थोड़ा सा। काटो, वह चिल्लाया। अपनी चमकदार लंबी तलवार को ऊपर उठाया और उसे तेजी से दक्ष की ओर हमला कर दिया। पफ, एक तेज तलवार की चमक चमक, जिससे हवा पिघल गई। फुट पाट, फुट पाट, फुट पाट। दक्ष ने तेजी से अपनी लंबी तलवार 3 बार वार की। क्रैकल, एक तेज आवाज के साथ दक्ष की तलवार ने यतीन की तलवार की चमक को टुकड़ों में नष्ट कर दिया, इससे पहले कि वे उस पर हमला करता। हवा में ऊर्जा की एक लहर उठी। तुम नीचे जा रहे हो। यतीन एक कदम के साथ दक्ष के सामने पहुंचा। गर्जन ज्वाला, ट्रिपल कट, फुट पाट, फुट पाट, फुट पाट। यतीन की लंबी तलवार की धार ने तेज आवाज के साथ हवा को टुकड़ों में फाड़ दिया, और तलवार की तपती चमक ने हवा को भी जला दिया। दक्ष हारने वाला है, सभी ने सोचा। यही वह चाल है जिसने शेखर को पहले हराया था, और वह भी 3 कट नहीं झेल सका। दक्ष की तो बात ही छोड़िए। घूमती हवाएं और बादल। दक्ष ने शांति से अपनी लंबी तलवार में आध्यात्मिक ऊर्जा डाली, जिससे उसकी तलवार की चमक तेजी से बढ़ने लगी। जब उसने यतीन की ओर अपनी तलवार लहराई, तो एक भयंकर तूफान आया। बूम बूम बूम। यतीन की तलवार और दक्ष की तलवार लगातार टकरा रही थी, ऊर्जा के साथ विस्फोट हो रहा था। दक्ष के लंबे बाल और कपड़े उड़ रहे थे, लेकिन उसका शरीर स्थिर था। क्या उसने हमलों को रोक दिया? भीड़ ने अपने सामने शांत युवक को देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह वाकई कुछ खास है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। यतीन ने दक्ष को घूर कर देखा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम सिर्फ एक धागे से लटके हुए हो। मैं तुम्हें 9 और कट लगाऊंगा। वह हवा में उछला और अपनी तलवार को दक्ष की ओर इतनी शक्ति से घुमाया कि वह एक पहाड़ को चीर सकती थी। गर्जन ज्वाला, 9 कट। अग्नि लाल तलवार ऊर्जा की 9 धाराएं विभिन्न दिशाओं में फूट पड़ी, जिससे कटाव का एक विशाल स्वरूप निर्मित हो गया। ब्रेक, दक्ष चिल्लाया और पीछे नहीं हटा। वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार को अलग अलग ताकत से घुमाया। तलवार की तेज चमक हवा के साथ एक हो गई। बूम
बूम बूम, ऊर्जा के विस्फोट के साथ कटौती का संरचना टूट गया। दक्ष की तलवार ने संरचना को नष्ट कर दिया। घूमती हवाएं और बादल, शक्तिशाली तलवार की चमक हवा के साथ मिलकर बिजली की तरह तेज हो गई और यतीन की ओर बढ़ी। धत तेरी की, न केवल यतीन का हमला नष्ट हो गया था, बल्कि उसे दक्ष ने भी पीछे धकेल दिया था। हिंसक क्रोध में उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने लंबे तलवार में डाल दी और तलवार की चमक पर जोरदार प्रहार किया। धमाका, क्रैक, एक धमाकेदार आवाज और अचानक तेज हवा के झोंके के साथ वे दोनों उड़ गए। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी और अपने हाथ में लंबी तलवार को देखा। उसकी परिष्कृत तलवार की नोक टूट गई थी और पूरा ब्लेड दरारों से भरा हुआ था। दक्ष की परिष्कृत तलवार केवल एक मध्यम रैंक एक हथियार थी और अब उसकी शक्ति को सहन नहीं कर सकती थी। इसके अलावा यतीन का हथियार स्पष्ट रूप से कम रैंक का नहीं था। दक्ष की तलवार की नोक उसकी लंबी तलवार से टूट गई थी। हाँ, दक्ष, तुम्हारी तलवार पहले ही टूट चुकी है। तुम आज हार जाओगे, यतीन ने हंसते हुए कहा। ठंडी हंसी के साथ दक्ष विचार कर रहा था कि क्या उसे आध्यात्मिक हथियार निकाल लेनी चाहिए, जब वीरेंद्र अचानक चिल्लाया, दक्ष, ये तलवार ले लो। दर्शक दीर्घा में वीरेंद्र ने अपने पास बैठे एक एल्डर से तलवार छीनकर दक्ष की ओर उछाल दिया। क्या शानदार तलवार है। इसे देखते ही दक्ष की आंखें चमक उठीं। रैंक 2 हथियार, उसकी आध्यात्मिक हथियार जितना अच्छा नहीं था, लेकिन यह उसकी परिष्कृत तलवार से कहीं बेहतर था। यतीन, तुम इतने शक्तिशाली भी नहीं हो। तुम आज निश्चित रूप से हारने वाले हो। दक्ष की टिमटिमाती हुई आकृति अचानक इतनी तेजी से उभरी कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सका। वो बहुत तेज है। यतीन आश्चर्यचकित था और गंभीर हो रहा था। उसने अब दक्ष को नीची नजर से नहीं देखा। प्यू, दक्ष ने अपने छाया कदमों का चरम पर उपयोग किया और अचानक यतीन के बाईं ओर प्रकट हुए, अपनी तलवार से वार करते हुए। झनकार, यतीन कांप उठा और उसने अपनी तलवार से वार को रोक दिया। अगले ही पल दक्ष फिर से गायब हो गया और फिर वह यतीन के पीछे दिखाई दिया। स्लैश, ठंडे और शक्तिशाली ब्लेड ने यतीन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह थोड़ा सा एक तरफ झुका और अपनी तलवार को इस हमले के खिलाफ घुमाया। स्विश स्विश स्विश, दक्ष यतीन के चारों ओर घूमता रहा, एक के बाद एक वार करता रहा। हर वार पहले वाले वार से ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत था। नजदीकी मुकाबले में दक्ष अपनी शारीरिक शक्ति का पूरा लाभ उठाने में सक्षम था। बूम बूम बूम, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, हर विस्फोट के साथ यतीन को लगातार पीछे की ओर धकेला जा रहा था। उसे लगा कि उसके हाथ शिथिल और सुन्न हो गए हैं और उसका ऊर्जा रक्त उसके पूरे शरीर में उबल रहा है। वह क्रोधित हो गया और गुस्से में दहाड़ लगा। क्या यतीन को दक्ष द्वारा दबाया जा रहा है? ये कैसे हो सकता है? दक्ष इतना शक्तिशाली है, कितना अप्रत्याशित। हे भगवान, उसकी साधना केवल शिखर रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र है। वह पहले से ही इतना शक्तिशाली है। भीड़ हैरान रह गई। दक्ष के हमले बेहद हिंसक हो गए। अतुलनीय गति से वह लगातार हवा के बल पर काटता रहा। हर वार पहले वाले वार से ज्यादा तेज था। गेल ब्लेड, घूमते बादल और बादल, आसमान में गरजती हवा। ओह, यतीन ने घुराहट के साथ कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा। उसने गुस्से से ऊपर देखा और देखा कि एक प्रकाश की किरण उसकी ओर आ रही है। ये तलवार की चमक थी, अब तक की सबसे तेज और भयंकर तलवार की चमक। प्रकट होते ही वो यतीन तक पहुंच चुका था। दिव्य पवन, यतीन का खून तुरंत ठंडा हो गया। इससे पहले कि वह अपनी तलवार से वार कर पाता, चमक ने उसके पेट को चीर दिया। पफ, यतीन उड़ गया और चारों ओर खून फैल गया। आह, एक दुखद और तेज चीख के साथ वह भारी ढंग से नीचे गिर पड़ा। मेरी साधना क्षेत्र, मेरी साधना, यतीन ने जमीन पर लेटे हुए हताश होकर चिल्लाया। उसका पेट पूरी तरह से कट गया था। एक तरफ खड़े होकर दक्ष ने अपनी तलवार रख दी और ठंडे दिमाग से अपने प्रतिद्वंदी को देखने लगा।
यदि उसने अंतिम चाल दिव्य पवन संहार के लिए अपनी 80% शक्ति वापस नहीं ली होती, तो यतीन की मृत्यु हो जाती। मार्शल अभ्यास क्षेत्र में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई दक्ष को घूर रहा था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह शीर्ष रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में अपनी साधना से यतीन को इतनी निर्णायक रूप से हरा सकता है। दक्ष के शब्द लोगों के मन में गूंज उठे, मुझे अभी प्रतिस्पर्धा करनी है। हमारी लड़ाई से पहले आप कैसे जान सकते हैं कि यतीन चैंपियन है? ऐसा लग रहा था कि दक्ष अहंकारी नहीं था, बल्कि वास्तव में उसमें क्षमता थी। यतीन। अचानक दर्शक दीर्घा से एक दहाड़ की आवाज आई, जिसने सभी को चौंका दिया। यशवर्धन तुरंत यतीन के सामने आया। जब उसने देखा कि उसके बेटे का साधना क्षेत्र नष्ट हो गया है और उसकी साधना समाप्त हो गई है, तो वह हिंसक रूप से कांपने लगा। कमीने, तुम तो मरने को कह रहे हो। लाल आंखों के साथ यशवर्धन ने अपनी हथेली से दक्ष पर हमला कर दिया। 1 सेकंड के भीतर ही दक्ष के सामने एक विशाल और भयावह हथेली का हमला आ गया। यशवर्धन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके 2 बेटे थे। छोटा बेटा प्रीत 3 महीने पहले ही अपंग हो गया था जब दक्ष ने उसका साधना क्षेत्र नष्ट कर दिया था। अब यतीन, उनका प्रतिभाशाली बड़ा बेटा, जिससे उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, उसने भी दक्ष के कारण अपनी साधना को खो दिया। वह अपना दिमाग कैसे नहीं खो सकता था। यशवर्धन की आंखें लाल हो गईं और उसने एक ही झटके में दक्ष को मार डालने का इरादा किया। उसकी विशाल हथेली का निशान तीव्र हत्या की इच्छा के साथ दक्ष की ओर बढ़ा। दक्ष को ऐसा महसूस हुआ कि वह हथेली के हमले की तीव्र गति से फंस गया है, इसलिए वह उससे बच नहीं सका। यशवर्धन की साधना आत्मिक मार्शल क्षेत्र का शिखर रैंक 4 थी, इसलिए वह दक्ष से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। इससे पहले कि हथेली का हमला दक्ष पर पड़ता, वीरेंद्र लड़ाई के मैदान में उड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। यशवर्धन, तुम मरने को कह रहे हो? वीरेंद्र गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी तेज मुक्का से जवाबी हमला किया, जिससे हथेली का हमला टुकड़ों में नष्ट हो गया। बिना अपना प्रभाव खोए उसके मुक्के ने यशवर्धन को सीधे लड़ाई के मैदान से बाहर कर दिया। पफ फट, यशवर्धन ने मुंह में खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। उसने चौंक कर वीरेंद्र को देखा और पूछा, वीरेंद्र, क्या तुम रैंक 5 आत्मिक मार्शल क्षेत्र में पहुंच गए हो? अपनी हत्या की इच्छा से भरी आंखों के साथ वीरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ। अगर तुम मरना चाह रहे हो, तो मुझे तुम्हें यहीं अभी मार डालने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम। यशवर्धन का चेहरा लाल हो गया और वह दक्ष को मार डालना चाहता था, लेकिन वह अपनी शिकायतों को निगल नहीं सका। आखिरकार उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वीरेंद्र आत्मिक मार्शल क्षेत्र के 5वें रैंक तक पहुंच जाएगा। अब वह वीरेंद्र का मुकाबला करने में असमर्थ था। एक गहरी सांस लेते हुए यशवर्धन ने शांत होने की पूरी कोशिश की और अपने अधीनस्थों को यतीन को लड़ाई के मैदान से बाहर ले जाने का आदेश दिया। उसने भविष्य में अपने बेटों और खुद का बदला लेने की योजना बनाई। भीड़ भी वीरेंद्र की शक्तिशाली क्षमता से दंग रह गई। मोहित के पिता, जो सिंह परिवार के पहले एल्डर थे, ने जटिल भावनाओं का मिश्रण महसूस किया। इससे पहले वो वीरेंद्र जितना ही शक्तिशाली था और उसका एक प्रतिभाशाली बेटा था। उसके विचार में वह धीरे धीरे परिवार में वीरेंद्र के अधिकार को कम कर सकता था और अंततः उसकी स्थिति को बदल सकता था। क्रूर वास्तविकता ये थी कि मोहित दक्ष को हरा नहीं सकता था और वीरेंद्र उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। सिटी के लॉर्ड कुशाग्र ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और सोचा, सिंह परिवार अब बहुत शक्तिशाली हो रहा है। दक्ष जीत गया है। मध्यम आयु के एल्डर ने आश्चर्य से दक्ष को देखते हुए कहा। फिर उसने सिया पर अपनी नजरें टिकाईं और पूछा, मिस, क्या आप अभी भी दक्ष से लड़ना चाहती हैं? नियमों के आधार पर शीर्ष 3 का फैसला होने से पहले सिया और दक्ष को मुकाबला करना था। हालांकि सिया को यतीन ने हरा दिया था, जिसे दक्ष ने हराया था। दक्ष बेहद शक्तिशाली था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह चैंपियन था। यही कारण था कि मध्यम आयु के एल्डर ने सिया से पूछा कि क्या वह अभी भी लड़ना चाहती है।
सिया की दक्ष के प्रति मिश्रित भावनाएं थीं। उसने कभी भी उसे खतरा नहीं समझा था और वो लड़ाई में अपने छोटे भाई की हत्या का बदला लेना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से दक्ष उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। मैं हार मानती हूँ, सिया ने दांत पीसते हुए निराशा में कहा। मध्यम आयु के एल्डर ने अपना सिर हिलाया। उसे अंदाजा था कि वह हार मान लेगी। अब मैं इस प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा करूंगा। मध्यम आयु के एल्डर ने चारों ओर देखा और घोषणा की, पहले स्थान पर दक्ष है, दूसरे स्थान पर यतीन है और तीसरे स्थान पर सिया है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, भीड़ ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। कई युवा लड़कियां तो अपना प्यार जताने के लिए फाइटिंग रिंग की तरफ चिल्लाने लगी। भाई दक्ष, बधाई हो। खुशबू भी फाइटिंग रिंग में चली गई और मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी। हाँ हाँ, दक्ष जोर से हंस पड़ा और हल्के से उसकी नाक पर थपथपाया। युवा लड़के और लड़की को एक साथ हंसते हुए देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक प्रतिभाशाली युवक और एक अद्भुत सुंदरी, हर कोई ये देखकर ईर्ष्यालु हो रहा था। सिटी के लॉर्ड ने पुरस्कार बांटे। विजेता के रूप में दक्ष को ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली और 100 साल पुराना कीमती लाल आर्श मिला। यतीन और सिया को भी बड़े पुरस्कार मिले। हालांकि अब यतीन बेकार हो चुका था, इसलिए पुरस्कार उसके लिए बेकार थे। अब मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, कुशाग्र ने खड़े होकर कहा। सभी लोग उठकर जाने के लिए तैयार हो गए। लड़ाई के मैदान में दक्ष मुस्कुराया और खुशबू के साथ जाने वाला था, तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। शांत आकाश अचानक उमड़ते बादलों और गरजती हवा से भर गया। क्रैक, दर्पण टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। अचानक सभी को आश्चर्य हुआ जब आकाश में एक दरार दिखाई दी। दरार धीरे धीरे बढ़कर 10 मीटर लंबी हो गई। दरार के अंदर खालीपन और अथाह अंधकार था। सभी लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। क्या चल रहा है? आसमान में 10 मीटर लंबी दरार क्यों है? क्या आसमान टूट गया है? सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उस क्षण उनकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें आसमान पर टिका दी और उनके दिल सदमे से दब गए। 2 लोग उस विशाल दरार से बाहर निकले। उनमें से एक भूरे रंग का लबादा पहने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था और दूसरा महंगे लबादे पहने एक सुंदर युवक था। जैसे ही वे दरार से बाहर निकले, एक भयानक आभा ने पूरे शहर को घेर लिया। इस भयंकर आभा के डर से हर कोई जम गया था और उनके दिल धड़कने लगे थे। दरार से बाहर निकलने के बाद पुरुषों ने तेज निगाहों से भीड़ को देखा। उनकी चौंका देने वाली आंखों ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि दक्ष को भी उनकी निगाहों से घुटन महसूस हुई। सौभाग्यवश वे केवल उस पर एक नजर ही डाल पाए। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें खुशबू पर टिका दी, जो दक्ष के बगल में खड़ी थी। अचानक उन्होंने अपनी आभा वापस ले ली और उनकी आंखें नर्म हो गईं। दुबले पतले बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सुंदर युवक ने आश्चर्य प्रकट किया। बूढ़े आदमी ने कहा, महारानी, हमने अंततः आपको ढूंढ लिया है। वे आकाश से नीचे उतरे और लड़ाई के मैदान में उतरे। महारानी, दक्ष की आंखें जम गईं और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। खुशबू ने हल्के से अपनी भौहें चढ़ाईं और असमंजस में बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने धीरे से समझाया, आप सम्राट ड्रैगन पैलेस के मास्टर की बेटी हैं, लेकिन हमारे मास्टर ने आपको कई सालों पहले खो दिया था। अब जब आप हमें मिल गई हैं, तो हम आपको वापस लेने आए हैं। बूढ़ा आदमी सम्राट ड्रैगन पैलेस का 13वां एल्डर था और उसे खुशबू को सम्राट ड्रैगन पैलेस में वापस ले जाने आया था। सम्राट ड्रैगन पैलेस, सभी लोग आश्चर्यचकित थे। हालांकि उन्होंने सम्राट ड्रैगन पैलेस के बारे में कभी नहीं सुना था, वे सभी जानते थे कि ये दोनों व्यक्ति बेहद शक्तिशाली होंगे। तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं तुम्हारे मास्टर की बेटी हूँ? खुशबू ने घबराते हुए पूछा। हालांकि उसने ये पूछा था, परंतु अंदर ही अंदर उसे उसकी बातों पर विश्वास था।
बहुत कम लोगों को पता था कि वह अनाथ थी। इसके अलावा उसने जो जेड पेंडेंट पहना था उस पर ड्रैगन लिखा था। मास्टर, 1 दशक से भी ज्यादा पहले, जब हमारे मास्टर सम्राट ड्रैगन पैलेस के सिंहासन के लिए लड़ रहे थे, तब आप सिर्फ एक बच्ची थीं। हमारे मास्टर को नियंत्रित करने के लिए उनके प्रतिद्वंदी आपको बंदी बनाना चाहते थे। सौभाग्य से हमारे अधीनस्थों ने आपकी रक्षा की और आपको ले गए, लेकिन अंततः हम आपका पता नहीं लगा पाए। 13वें एल्डर ने बहुत धैर्य रखा और समझाते हुए कहा, आप अपनी मार्शल सोल को नहीं जागृत कर सकती हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी मार्शल सोल आपके शरीर के अंदर सील है। क्या आपने कई दिनों पहले अपनी मार्शल सोल को जागृत करने की कोशिश की थी? हमने आपकी मार्शल सोल में गतिविधि महसूस की, जिसके कारण हमने आपको पाया। जूनियर बहन, कृपया हमारे साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस चलें। अब आपको इस सुनसान जगह पर और नहीं रहना है। सुंदर युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मयंक था, जो सम्राट ड्रैगन पैलेस के मास्टर का एक शिष्य था, इसलिए उसने खुशबू को अपनी कनिष्ठ बहन कहा। वो खुशबू की सुंदरता से चकित था। सम्राट ड्रैगन पैलेस के संत के बेटे के रूप में भी उन्होंने पूरे मध्य महाद्वीप में कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखा था। ये सुनकर खुशबू ने हल्के से अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसके दिल में बेचैनी महसूस हुई। दक्ष की ओर देखने के बाद उसने दृढ़ता से कहा, माफ करें, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। 13वें एल्डर और मयंक दंग रह गए, और फिर उन्होंने देखा कि खुशबू और उसके बगल में बैठा युवक एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। तुरंत मयंक का चेहरा काला पड़ गया और उसने दक्ष को मारने का इरादा किया। छोटी बहन, आप इस साधक की वजह से वापस नहीं जाना चाहती। मयंक ने तिरस्कार भरी नजरों से दक्ष को देखा। मयंक की बात सुनकर खुशबू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैं तुम्हें मेरे भाई दक्ष के बारे में इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दूंगी। खुशबू को बहुत गुस्सा आया। जो कोई भी दक्ष का अपमान करता था, उससे वह परेशान हो जाती थी। मयंक ने अपनी भौहें उठाईं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि खुशबू इस मूल निवासी की इतनी परवाह करती है। लेडी, हमारे मास्टर ने हमें आदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको वापस ले जाएंगे। 13वें एल्डर ने कहा। चूंकि मास्टर ने ऐसा आदेश दिया था, इसलिए वह खुशबू को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी वापस ले जाएंगे। भाई दक्ष, खुशबू ने उत्सुकता से दक्ष को देखा। खुशबू, चिंता मत करो, दक्ष ने उसके हाथ थपथपाए और कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें नहीं ले जा सकेगा। जब तक तुम यहाँ हो, तुम ये वादा करने की हिम्मत कैसे करोगे? तुम कमीने, छीट, मयंक चिल्लाया। अचानक उसके शरीर से आभा का एक झोंका निकला और दक्ष को दबा दिया। उसके होठों से खून बह रहा था और दक्ष पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। भाई दक्ष, खुशबू चौंक गई और उसे जल्दी से उठा लिया। आदित्य, वीरेंद्र गुस्से में था और गुस्से से भरी आंखों से मयंक को घूरते हुए चिल्लाया, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे बात करने के योग्य नहीं हो। वीरेंद्र की ओर देखे बिना मयंक ने बस अपना लबादा लहराया, और फिर वीरेंद्र ने महसूस किया कि उसके शरीर पर इतनी बड़ी ताकत से प्रहार किया गया कि वो कई कदम पीछे धकेल दिया गया, और उसके होठ के कोने पर खून के निशान थे। क्या? वीरेंद्र को बहुत धक्का लगा। ये कैसे संभव है? वो युवक केवल 16 या 17 वर्ष का लग रहा था, लेकिन मात्र एक झटके से उसने वीरेंद्र को चोट पहुंचाई और उसे पीछे की ओर झटका दिया। अभिमानी, धमकाने वाले और दबंग। मयंक की नजर में बहुत ऊंची स्थिति थी, जिसके कारण वीरेंद्र और अन्य लोग उससे बात करने की योग्यता से वंचित थे। दक्ष ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसे बहुत गुस्सा आया कि मयंक कितना घमंडी और दबंग था। लेकिन वह आवेग में आकर मयंक के खिलाफ लड़ने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वह उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था और अंततः एक बड़ी विफलता के रूप में सामने आता। इसके अलावा एक अधिक शक्तिशाली एल्डर उसके बगल में खड़ा था। ठीक है, संत के बेटे, समय बर्बाद मत करो, मास्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं। 13वें एल्डर ने मयंक से कहा।
फिर उसने तुरंत खुशबू की ओर देखा और कहा, यंग लेडी, पूरे सम्मान के साथ हमें सम्राट ड्रैगन पैलेस में वापस जाना है। तभी 13वें एल्डर ने अपना हाथ हिलाया, जिससे तेज हवा चली और खुशबू वापस उनकी ओर आ गई। खुशबू दंग रह गई। जैसे ही उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, उसके शरीर को एक भयानक गति ने जकड़ दिया, मानो कोई पहाड़ उसकी पीठ पर आ गया हो, और वह अब और हिल नहीं सकती थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, खुशबू ने गुस्से से चिल्लाई, लेकिन वह अपने आप को बंधनों से मुक्त नहीं कर सकी। यंग लेडी, आखिर आप क्या करना चाहती हैं? 13वें एल्डर ने अपना चेहरा काला करके पूछा। अगर वह मास्टर की बेटी नहीं होती, तो वह उसकी इच्छा के बिना ही उसे ले जाता। मुझे अकेला छोड़ दो, और मैं भाई दक्ष के साथ रहना चाहती हूँ, खुशबू चिल्लाई। 13वें एल्डर ने भौहें सिकोड़ी, दक्ष की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, तुम दोनों कभी एक साथ नहीं होगे। क्यों नहीं? खुशबू ने पूछा। क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हो, 13वें एल्डर ने उदासीनता से कहा। वह एक आम आदमी है, बिल्कुल काप की तरह, जो हमेशा एक छोटी सी झील में रहता है। उसे कभी भी बाहरी दुनिया को देखने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन सम्राट ड्रैगन पैलेस में लौटने के बाद आप एक पक्षी बन जाएंगी जो अपनी इच्छा अनुसार आकाश में उड़ेगी, और आपका रास्ता चौड़ा हो जाएगा। क्या आप समझी? दुनिया में सबसे अधिक दूरी एक पक्षी और मछली के बीच की दूरी थी। खुशबू अचंभित थी, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे समझने की जरूरत नहीं है, और मैं बस भाई दक्ष के साथ रहना चाहती हूँ। दक्ष, खुशबू के मुंह से उसके प्रति ऐसी गहरी भावनाओं के शब्द सुनकर भावुक हो गया। 13वें एल्डर ने अपना चेहरा काला करके कहा, यंग लेडी, मैं आपको उसे भूल जाने के लिए मनाता हूँ। अगर मास्टर को ये बात पता चल गई, तो वह न केवल उसे, बल्कि उसके परिवार को भी नष्ट कर देंगे। खुशबू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। दक्ष के चेहरे पर अनिश्चितता का भाव था। थोड़ी देर बाद उसने अचानक खुशबू से कहा, खुशबू, उनके साथ जाओ। भाई दक्ष, खुशबू चौंक गई और उसे भ्रम से देखने लगी। खुशबू, वो सही कह रहे हैं। तुम अपनी मार्शल आर्ट का बेहतर अभ्यास तभी कर पाओगी जब तुम उनके साथ वापस जाओगी। मैं बाद में तुम्हें ढूंढने के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट आऊंगा, दक्ष ने गंभीरता से कहा। दक्ष ने सोचा था कि खुशबू का उनके साथ वापस जाना बुरा नहीं होगा। इसके बजाय वह मार्शल आर्ट की राह पर बेहतर शुरुआत करेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह जानता था कि वे दोनों किसी भी तरह खुशबू को ले जाएंगे, और वह उन्हें रोक नहीं सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। दक्ष ने अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया, क्योंकि वह इस समय शक्ति के लिए बहुत उत्सुक था। वह अवाक थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बेवकूफी मत करो, तुम अपनी बाकी की जिंदगी में कभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट नहीं जा पाओगे, और तुम मेरी बहन को फिर कभी नहीं देख पाओगे। मयंक तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और उसके शब्द घोर उपहास से भरे थे। जब उसने युवक को देखा, तो दक्ष की आंखों में एक जमी हुई ठंड भर गई और उसके दिल से एक हत्या का विचार उभरा। ये तुम्हारा काम नहीं है कि मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट जा सकता हूँ या नहीं, या मैं खुशबू को देख सकता हूँ या नहीं, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मरने के लिए कह रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या तुम्हें मेरी हैसियत पता है? मयंक ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में मारने की तीव्र इच्छा थी। तुम्हारी स्थिति क्या है? क्या तुम सम्राट ड्रैगन पैलेस से हो? दक्ष ने पूछा। हाँ, हाँ। क्या तुम जानते हो कि सम्राट ड्रैगन पैलेस का मतलब क्या है? तिरस्कार पूर्वक हंसने के बाद उसने अहंकार से भरा हुआ कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सम्राट ड्रैगन पैलेस क्या है। सम्राट ड्रैगन महल की शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम अपने पूरे जीवन में कभी भी इसके करीब नहीं पहुंच पाओगे। यह एक सेकंड में लाखों लोगों के जीवन या मृत्यु का फैसला भी कर सकता है। अब तुम्हें अपने और मेरे बीच की दूरी का पता चल गया है। तुम नीच छींची। मयंक ने अपना सिर उठाया और निर्भीक, तिरस्कार भरी आंखों से दक्ष को देखा। दक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ी,
उस पर क्रोधित हुआ और ठंडे स्वर में बोला, तुम मुझे एक तुच्छ चींटी कहते रहते हो। अब तुम जितने शक्तिशाली हो, तुमने कौन सा क्षेत्र हासिल किया है? हाँ हाँ, मयंक ने विनम्रता पूर्वक हंसते हुए उत्तर दिया, मेरी साधना वह है जिसके लिए तुम अपने पूरे जीवन में उत्सुक रहे होंगे, जिसके लिए मैं जीवन भर उत्सुक रहा हूँ। दक्ष ने घृणा से अपना सिर हिलाया और आश्चर्य से कहा, क्योंकि तुम इतने आश्वस्त हो, तो देखते हैं कि तुम मुझे कब तक अपने ऊपर भरोसा दिला सकते हो। मुझे तुमसे आगे निकलने में 5 साल नहीं, बल्कि सिर्फ 5 साल लगेंगे। मैं तुम्हें 5 साल में चुनौती दूंगा। उसके शब्दों को सुनकर भीड़ तुरंत चुप हो गई और सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। यहाँ तक कि वीरेंद्र को भी अपने बेटे को देखकर आश्चर्य हुआ। क्या तुम्हें मुझे 5 साल बाद चुनौती देनी चाहिए? मयंक दंग रह गया। फिर उसने घृणा से हंसते हुए अपना सिर हिलाया, अवाक रह गया। फिर उसने कहा, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। तुम कुएं के मेढक की तरह हो, जो बहुत दुखद है। फिर मयंक ने कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ और किसी भी समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैसे मेरा नाम मयंक है। मयंक ने ये शब्द मजाक में कहा था। उसने इन शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया था। क्या ये संभव है कि कोई तुच्छ व्यक्ति 5 साल में मुझसे आगे निकल जाए? बेशक, यह असंभव है। दक्ष ने उसे अनदेखा किया, ग्रे रंग की पोशाक पहने हुए एल्डर की ओर देखा और कहा, एल्डर, आपने अभी कहा कि खुशबू आकाश में एक पक्षी बन जाएगी, जबकि मैं एक छोटी सी झील में केवल एक काप हूँ। मैं मानता हूँ कि यह एक अच्छा और उपयुक्त रूपक है। भीड़ उसके शब्दों पर आश्चर्यचकित हुई और सोचा कि दक्ष ने उसकी सोच को सही कर दिया है। 13वें एल्डर ने उसके शब्दों पर अपनी भौहें उठाईं। फिर हैरान होकर सोचा, क्या वह अचानक समझदार हो गया है? लेकिन ठीक उसी समय दक्ष ने अचानक विषय बदल दिया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक काप भी ड्रैगन गेट को पार कर सकता है और ड्रैगन में बदल सकता है। आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं आपकी तरह एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बनूंगा? दक्ष ने एक एक करके अपने शब्द ऐसे बोले, जैसे किसी युवक की ऊंची महत्वाकांक्षा सच हो गई हो और फिर आसमान में उड़ गई हो। काप ड्रैगन के द्वार से छलांग लगाता है। एक काप ड्रैगन में बदल जाता है। 13वें एल्डर को दक्ष के रोमांचक शब्दों पर आश्चर्य हुआ। फिर उसने अपना सिर हिलाया। दक्ष को फिर से देखने के बाद उसने सख्त चेहरे से कहा, बेटा, तुम बहुत भोले हो। काप ड्रैगन के गेट से छलांग लगाता है, एक काप ड्रैगन में बदल जाता है। ये कमजोर की कल्पनाएं हैं। 13वें एल्डर को मन ही मन खुशी हुई और उन्होंने सोचा, इस युवक की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन अवास्तविक है। दक्ष ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं इसे 5 साल में पूरा कर लूंगा। 13वें एल्डर ने मुस्कुराते हुए उसकी बातों को मजाक के रूप में लिया और मयंक से कहा, संत के बेटे, चलो चलें। हाँ। मयंक ने सिर हिलाया, दक्ष को देखा और ठंडे स्वर में कहा, एक काप हमेशा काप ही रहेगा और कभी ड्रैगन नहीं बनेगा। फिर खुशबू के साथ वे सीधे आकाश में उड़ गए। भाई दक्ष, मैं आपको पसंद करती हूँ। खुशबू ने अचानक अपनी खूबसूरत आंखों में आंसू भरकर चिल्लाई। दक्ष का दिल अचानक धड़क उठा, क्योंकि यह पहली बार था जब खुशबू ने दक्ष को उसके प्रति अपनी भावनाएं बताई थीं। खुशबू, मेरा इंतजार करना। दक्ष ने जब उसकी आकृति को धीरे धीरे आकाश में गायब होते देखा तो वह चिल्ला पड़ा।